एक साल के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए की घरेलू बचत होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश का एक साल का जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, उसमें करीब 8 लाख करोड़ का है हमारे देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और इसका 24% हम डोमेस्टिक सेविंग्स करते हैं हर साल। तो 2 लाख करोड़ की हमारी घरेलू बचत है। और ये जो 2 लाख करोड़ की घरेलू बचत, इसमें अगर हम और 1 लाख करोड़ जोड़ दें तो हर साल 3 लाख करोड़ रुपया हम राष्ट्र के स्तर पर खुद बचत के रूप में सरकार को दे सकते हैं, और भारत सरकार को किसी के सामने कटोरा लेकर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आज हमारे देश के कुछ अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं कि विदेशी पूंजी की बहुत जरूरत है। हमारे देश का जो कोर सेक्टर का डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, वहां पे हमको बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए। तो दिल्ली में एक बार एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में मैं गया था जिसमें यही सब बातें हो रही थी। मैंने एक अर्थशास्त्री से पूछा कि एक साल में कितना रुपया चाहिए हमको कोर सेक्टर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा राजीव भाई कम से कम 2 लाख करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ तक तो चाहिए। तो मैंने कहा 2 लाख करोड़ की तो हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स है, और 1 लाख करोड़ की हम डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। 3 लाख करोड़ तो हम इस देश में डोमेस्टिक सेविंग्स में पैदा कर सकते हैं, और वो पैसा अगर हम इस राष्ट्र के कोर सेक्टर के विकास में लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगाएं, तो हमको कटोरा लेकर विदेशी पूंजी लेने के लिए भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत आसानी के साथ ये हो सकता है, और ये बहुत आसानी के साथ हो सकता है तो राष्ट्र का विकास बहुत तेजी से हो सकता है। तो मेरा आपसे एक और निवेदन है कि आप अपने जीवन में अपरिग्रह और संयम के सिद्धांत को अपनाइए, उससे बचत बढ़ेगी इस देश की, और वो घरेलू बचत हमारे देश के राष्ट्र के विकास के काम में लग सकेगी। और ऐसी ही कुछ दूसरी तरह की बातें और कहकर खत्म करूंगा कि एक बाजू में इन अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार हमको इसलिए करना है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर चुनौती लगाई है आर्थिक पाबंदी के रूप में। दूसरे बाजू में इन अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे देश में अभी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, जॉइंट डायरेक्टर के पद पर है। मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि यह जाहिर व्याख्यान है, उसकी नौकरी पर चोट आ सकती है। उसने एक रिपोर्ट दी है भारत सरकार को बना के। हमारे देश की खुफिया एजेंसी, सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है सीबीआई, उससे भी ऊपर है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खुफिया विभाग का हमारे देश का एक जॉइंट डायरेक्टर भारत सरकार को रिपोर्ट दे रहा है। गलती से वो रिपोर्ट लीक हुई और कुछ अखबारों में छप गई। उस रिपोर्ट में उसने क्या लिखा है? उसने ये लिखा है कि अमेरिकी कंपनियां भारत में सिर्फ व्यापार करने ही नहीं आ रही हैं, इन अमेरिकी कंपनियों के साथ सबसे ज्यादा मात्रा में सीआईए के एजेंट्स आ रहे हैं भारत में। और ये सीआईए के एजेंट्स जो भारत में भेजे जा रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य क्या है? तो ये मूल उद्देश्य अगर समझना हो तो आप समझिए, जब बिल क्लिंटन दूसरी बार राष्ट्रपति बना तो उसने सेनेट के अंदर एक वक्तव्य दिया था। बिल क्लिंटन ने कहा था कि भारत अब हमारी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है। आप समझते हैं इसका मतलब क्या? उसने कहा था कि सोवियत संघ को खत्म कर देने के बाद अब भारत हमारी हिट लिस्ट में नंबर 1 है और चीन हमारी हिट लिस्ट में नंबर 2 है। तो माने भारत को खलास करना है उसी तरह से जैसे उन्होंने सोवियत संघ को खलास किया था। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सेनेट में कहा, इसलिए मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। एक पुराना राष्ट्रपति और था अमेरिका का, उसका नाम था रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन जिस दिन रिटायर हुआ, माने जिस दिन उसका टर्म पूरा हुआ था और वो गया था अपना समय पूरा करके, तो उस दिन जो उसने आखिरी भाषण दिया है सेनेट में, उसकी भी नीति वही थी। उसने भी कहा था कि सोवियत संघ के खत्म हो जाने के बाद अब हमारे लिए जो चुनौती है वो या तो भारत है या तो चीन है, माने हम उनकी चुनौती पर हैं, और इसलिए वो हमारे देश को खत्म करने के लिए कोई भी नीति बनाएंगे। सोवियत संघ को जिस तरह से उन्होंने खत्म किया, उसी तरह से भारत को खत्म करने की योजना भी उन्होंने बनाई है। सोवियत संघ कैसे खत्म हुआ था उसका किस्सा अगर आपको समझ में आ जाए तो भारत के खात्मे का किस्सा भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। सोवियत संघ को अमेरिका ने कैसे खत्म किया, बहुत दिनों के बाद अब सोवियत संघ में यह पता चला है कि एक बार अमेरिकी सीआईए का आदमी सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना। उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। बहुत बार ऐसा होता है और किसी को होश नहीं होता कि उनके देश में क्या हो रहा है।
मिखाइल गोर्बाचोव जब सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये अमेरिकी एजेंट है, लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति बना। और राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया? 1986 में मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में 2 नीतियां चलाई। एक नीति का नाम था ग्लासनोस्त और दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका। ये दोनों रशियन भाषा के शब्द हैं। ग्लासनोस्त रशियन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। तो मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना और उसने 2 नीतियां चलाई, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, जागतिकरण, उदारीकरण। क्या किया उसने? दरवाजा खोल दिया अपने पूरे देश का और अमेरिकी कंपनियों को बुलाना शुरू कर दिया। तो सोवियत संघ के बाजार में खुलकर अमेरिकी कंपनियों को मौका दिया गोर्बाचोव ने, और अमेरिकी कंपनियां जब सोवियत संघ के बाजार में पहुंची तो एक एक करके उन्होंने सोवियत संघ की सारी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। और अमेरिका की कंपनियों ने जब सोवियत संघ की कंपनियों को खरीदना शुरू किया तो एक दिन ऐसा भी आया कि सोवियत संघ के जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर थे वो भी बिकना शुरू हो गए। और जब बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बिक गए, प्राइवेट सेक्टर भी बिक गए, तो सोवियत संघ में अपना स्वदेशी कहने लायक कुछ भी नहीं बचा। और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि सोवियत संघ में परिस्थिति इतनी खराब हुई कि अमेरिकी कंपनियों ने सोवियत संघ के पूरे प्रोडक्शन के सेक्टर को टेक ओवर कर लिया। और उनका क्या चलता था सिद्धांत? अमेरिकी कंपनियां सोवियत संघ की कंपनियों को खरीदती थी, उनमें ताला डालती थी, लोगों की छटनी करती थी, बेरोजगारी। तो लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो पूरे के पूरे आर्थिक उत्पादन के तंत्र पर अमेरिकी कंपनियों ने कब्जा करके सोवियत संघ का सत्यानाश कर दिया। फिर उसके बाद सोवियत संघ के किसानों को बर्बाद किया। अमेरिका की एक कंपनी, उसका नाम है कारगिल, इसने क्या तमाशा किया? अमेरिका से गेहूं लेकर कारगिल कंपनी सोवियत संघ में बेचने के लिए गई, और सोवियत संघ में जो गेहूं का दाम होता था उससे बहुत सस्ते दाम पर इस कंपनी ने गेहूं बेचना शुरू कर दिया। मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया था? ग्लोबलाइजेशन के नाम पर सोवियत संघ में पहले जो एंटी डंपिंग लॉ लगता था वो हटा दिया उसने। तो सोवियत संघ की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां बहुत सस्ते दाम पर सोवियत संघ में गेहूं बेचने लगी, चावल बेचने लगी, दूसरे सामान बेचने लगी। तो एक बार सोवियत संघ के किसानों को बहुत घाटा हुआ गेहूं की फसल करने में। तो सोवियत संघ के किसानों ने तय किया कि अब हम गेहूं पैदा ही नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका से बहुत सस्ता गेहूं आता था। तो जिस साल सोवियत संघ के किसानों ने गेहूं पैदा करना बंद किया, उसी साल अमेरिकी सरकार ने गेहूं बेचना उस देश में बंद करा दिया। तो जो सोवियत संघ सारी दुनिया में गेहूं का निर्यात करता था, उसी सोवियत संघ में फिर डबल रोटी के लिए लड़ाइयां होना शुरू हो गई, युद्ध होना शुरू हो गए, रोटी के लिए मार होनी शुरू हो गई। तो जब रोटी के लिए लड़ाइयां शुरू हुई उस देश में, और एक ऐसा भी समय आया कि 2.5 घंटे 3 घंटे लाइन में लगना पड़ता था, तब डबल रोटी का एक पैकेट मिलता था मॉस्को जैसे शहर में। तो लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और उससे हिंसा हुई, और हिंसा भड़कती गई, भड़कती गई, भड़कती गई। और एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिखाइल गोर्बाचोव को एक कहा कि हम आपके देश में ये जो लोग मर रहे हैं रोटी के बिना, भूख से मर रहे हैं, इन लोगों के लिए हम फूड पैकेट्स गिराना चाहते हैं, आप इसकी परमिशन दे दो। तो सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचोव ने परमिशन दे दी। तो अमेरिका के जहाज आते थे, वो फूड पैकेट्स गिराते थे। तो उन जहाजों के पायलट ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि जहां कहीं 1000 लोग खड़े हो वहां सिर्फ 10 पैकेट गिराना, ताकि कोई खा ना सके उसको, और आपस में लड़के एक दूसरे को मार दे, खत्म कर दे। तो फूड पैकेट्स के माध्यम से अमेरिकी लोगों ने, अमेरिकी सेनाओं के पायलट्स ऑफिसर्स ने सोवियत संघ में फूड रॉयट्स करा दिए, और इतनी मारामारी हुई, इतनी घमासान मारामारी हुई कि एक राष्ट्र 17 टुकड़ों में खंड खंड बट गया। एक जमाना था जब कभी सोवियत संघ नाम का एक राष्ट्र था, आज दुनिया में ऐसा कहीं राष्ट्र नहीं है। अभी 17 टुकड़े हो गए हैं, और जिस दिन सोवियत संघ के 17 टुकड़े हुए, उसी के बाद मिखाइल गोर्बाचोव अपना देश छोड़कर भाग गया और अमेरिका में रहना शुरू कर दिया उसने। और आप जानते हैं आजकल मिखाइल गोर्बाचोव अमेरिका की एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और अब सोवियत संघ के लोगों को पता चला है कि वो अमेरिकी एजेंट था जिसको सोवियत संघ का राष्ट्रपति बनाया गया,
जिसके माध्यम से ग्लोबलाइजेशन कराया गया, लिबरलाइजेशन कराया गया और पूरे देश का सत्यानाश कर दिया उसने। और जब अमेरिका में भागकर चला गया मिखाइल गोर्बाचोव, तो अमेरिकी सरकार ने उस मिखाइल गोर्बाचोव को नोबेल पीस प्राइज दिलवाया। शांति का सबसे बड़ा इनाम मिखाइल गोर्बाचोव को मिला। क्यों? क्योंकि उसने अपने देश का सत्यानाश किया, अमेरिका के स्वार्थों की पूर्ति की। मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि जो आदमी अमेरिका के स्वार्थों की जितनी ज्यादा पूर्ति करता है, उसी आदमी को उतना बड़ा इनाम मिलता है। तो मिखाइल गोर्बाचोव को इनाम मिला, नोबेल पीस प्राइज। और आज मिखाइल गोर्बाचोव अमेरिका में रहता है, सोवियत संघ में नहीं रहता। अब सोवियत संघ के लोगों को पता चल रहा है कि वो अमेरिकी एजेंट था जिसने उनके देश का सत्यानाश किया। और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक दूसरा उदाहरण और जोड़ना चाहता हूं इसी कहानी में, कि इसी अमेरिका ने एक और देश बर्बाद किया है, उसका नाम है इंडोनेशिया। और उस इंडोनेशिया को अमेरिका ने कैसे बर्बाद किया है उसका भी किस्सा आप सुन लीजिए। इंडोनेशिया में एक राष्ट्रपति होता था, अब नहीं है, सुहार्तो। 1991 के साल में सुहार्तो ने वही किया जो मिखाइल गोर्बाचोव ने 1986 में किया। सुहार्तो ने भी अपने देश में ग्लोबलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, उदारीकरण किया, जागतिकरण किया। इंडोनेशिया का दरवाजा खोल दिया, अमेरिकी कंपनियों को बुला लिया और अमेरिकी कंपनियों को लूट की खुली छूट दे दी। इंडोनेशिया का जो शेयर बाजार है वो पूरी तरह से अमेरिकी कंपनियों के कब्जे में चला गया। अमेरिका की एक कंपनी है स्टैनली मॉर्गन और दूसरी कंपनी है मेरिल लिंच। इन सब ने जाके इंडोनेशिया के पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल कर लिया और एक तरह से वो शेयर मार्केट को उठाते गए। इंडोनेशिया के लोगों ने ऐसा माना कि ये शेयर बाजार उठ रहा है तो इंडोनेशिया की कोई बड़ी भारी तरक्की हो रही है। तो इंडोनेशिया के लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई शेयर बाजार में लगाना शुरू कर दिया। और एक दिन इन कंपनियों को समझ में आया कि अब इंडोनेशिया के लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो उन्होंने जितना पैसा लगाया था वो सब विड्रॉ कर लिया। तो धड़ाम से शेयर बाजार इंडोनेशिया का जमीन पे गिरा। और जैसे ही इंडोनेशिया का शेयर बाजार गिरा, जकार्ता का शेयर बाजार गिरा, लाखों इन्वेस्टर्स वहां के बर्बाद हो गए, जिनका हजारों करोड़ रुपया डूब गया उस शेयर बाजार में। फिर वहां के कारखाने बंद होना शुरू हो गए, मंदी आ गई बाजार में। मंदी इतनी भयंकर आई कि व्यापारियों के सामने संकट पैदा हुआ। फिर व्यापारियों के बाद वो संकट बढ़ता किसानों के सामने गया और किसानों के सामने इतना संकट पैदा हुआ कि उत्पादन खत्म हो गया। उत्पादन खत्म हो गया तो वहां भी भुखमरी आ गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो फिर लाखों लोगों को जब ये समझ में आया कि ये सब कुछ हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण, लिबरलाइजेशन के कारण, तो अभी पिछले कुछ महीनों से इंडोनेशिया में आंदोलन चल रहा था, जिस आंदोलन की मुख्य मांग थी कि जिस राष्ट्रपति ने हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, हमारे देश का सत्यानाश किया, अब उस राष्ट्रपति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो फांसी की सजा तो नहीं मिली, लेकिन सुहार्तो को इस्तीफा देना पड़ा। और मैं आपको एक इसी के साथ दूसरी जानकारी और देना चाहता हूं कि सुहार्तो की सरकार में एक आदमी था जो वित्त मंत्री था 1991 के साल से। आज वो आदमी इंडोनेशिया छोड़कर भाग गया है अमेरिका में। और अब इंडोनेशिया के लोगों को समझ में आ रहा है कि 1991 के साल में जिस आदमी को वित्त मंत्री बनाया गया था इंडोनेशिया में, वो अमेरिका का एजेंट था और पूरी इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया उस आदमी। और मैं आपको आज यहां कह रहा हूं कि अभी अगले हफ्ते भर या 10 दिन के अंदर आप एक दूसरा समाचार सुनेंगे इंडोनेशिया का कि सुहार्तो अपना देश छोड़कर भाग गया और अमेरिका में रहना शुरू कर दिया उसने भी। अभी सुहार्तो का बैंक बैलेंस टेस्ट किया गया है, 400 करोड़ डॉलर उसमें जमा है। पूरे देश का सत्यानाश कर दिया उस प्रेसिडेंट ने। अमेरिकी कंपनियों को लूट की खुली छूट दे दी, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के नाम पर सारे धंधे खत्म कर दिए उसने। और आज उस इंडोनेशिया को बीच मझधार में छोड़कर सुहार्तो किसी भी क्षण भाग सकता है। और इंडोनेशिया में आग लगी हुई है। कैसी आग लगी हुई है? अभी हफ्ते भर पहले की खबर थी कि जकार्ता की एक दुकान में डबल रोटी के कुछ पैकेट रखे हुए थे। 100 नौजवान भूख से तड़प रहे थे, 3 दिन से खाया नहीं था। वो 100 नौजवानों को पता चला कि दुकान में डबल रोटी के पैकेट हैं, घुस गए। बाहर दूसरे 100 नौजवान खड़े हुए थे, उनको पता चला कि अंदर वाले सब खा जाएंगे, तो बाहर वाले लड़कों ने दुकान में ही आग लगा दी। वो 100 के 100 लड़के उसी में जलकर मर गए। तो भूख के लिए इतनी जबरदस्त लड़ाई इस समय इंडोनेशिया में चल रही है।
और ये बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा आपको कि कल इंडोनेशिया भी ऐसे ही न टूट जाए जैसे सोवियत संघ टूटा था। तो ये अमेरिकी कंपनियां क्या सत्यानाश करती हैं किसी भी देश का, उसका एक उदाहरण सोवियत संघ, दूसरा उदाहरण इंडोनेशिया, और तीसरा उदाहरण है साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया। एक जमाने में ये दक्षिणी कोरिया नाम का देश एशियन टाइगर कहलाता था और आज वो देश पूरी तरह से भिखारी हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है। दक्षिणी कोरिया की सरकार ने भी वही गलती की जो सोवियत संघ ने की, जो इंडोनेशिया ने की। उन्होंने भी ग्लोबलाइजेशन चलाया, लिबरलाइजेशन चलाया, और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन चला के अमेरिकी कंपनियों को दरवाजा खोल के बुला लिया और अमेरिकी कंपनियों ने पूरा का पूरा दक्षिणी कोरिया का बिजनेस चौपट करा दिया। सियोल का शेयर मार्केट ऐसे ही गिराया अमेरिकी कंपनियों ने जैसे इंडोनेशिया का गिराया, और उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ी हो गई पूरे के पूरे साउथ कोरिया में। और नतीजे उसके ये निकले हैं कि साउथ कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बिकी कौड़ी के दाम में। उनकी सबसे बड़ी कंपनी हुंडई मोटर्स बिकी, बाजार में उसकी जो कीमत होनी चाहिए उसकी 1/3 कीमत पर हुंडई मोटर्स बिक गई। अमेरिकी कंपनियों ने उसको खरीद लिया। पूरा का पूरा साउथ कोरिया बर्बाद हो गया। और वहां के राष्ट्रपति महोदय ने अब यह कहना शुरू किया है कि हमने तो किया था ग्लोबलाइजेशन, हमने तो किया था लिबरलाइजेशन, लेकिन हो गया है रिकॉलोनाइजेशन। माने एक जमाने में दक्षिणी कोरिया अमेरिका का गुलाम था, आज फिर दक्षिणी कोरिया अमेरिका का गुलाम हो गया। तो अब वहां के नौजवानों ने आंदोलन चलाया है। वहां के नौजवान कह रहे हैं बी कोरियन एंड बाई कोरियन। इंडोनेशिया के नौजवान जो आंदोलन चला रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, बी इंडोनेशियन एंड बाई इंडोनेशियन। सोवियत संघ में बोरिस येल्त्सिन नाम का प्रेसिडेंट खुद ही आंदोलन चला रहा, बी रशियन एंड बाई रशियन। तो ये सारे के सारे उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि इन सभी देशों की बर्बादी हुई है अमेरिकी कंपनियों के कारण, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां घुसी, ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ और सत्यानाश हो गया इन देशों का। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है। 1991 के साल से हमारे देश में भी ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, लिबरलाइजेशन चल रहा है। और हमारे देश में जिन लोगों ने ये ग्लोबलाइजेशन चलाया, जिन लोगों ने लिबरलाइजेशन चलाया, उनमें दो सबसे महत्वपूर्ण लोग, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम, और दोनों को अमेरिका में बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला है। माने मिखाइल गोर्बाचोव को नोबेल पीस प्राइज दिया गया क्योंकि उसने अपने देश की बर्बादी की। इंडोनेशिया के एक फाइनेंस मिनिस्टर को बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया क्योंकि उसने इंडोनेशिया की बर्बादी की। हमारे देश की भी बर्बादी करने वाले दो आदमियों को बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला। और इन दोनों लोगों ने जो ग्लोबलाइजेशन चलाया, जो लिबरलाइजेशन चलाया, उसका क्या सत्यानाश हुआ है। हमारे देश में भी दरवाजा खोलकर परदेशी कंपनियों को लूट की खुली छूट मिली है। हमारे देश में भी ये विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिली है आने की, और विदेशी कंपनियों को जो भी सुविधाएं दी गई हैं इस देश में, वो सारी की सारी सुविधाएं स्वदेशी लोगों से ऊपर है। परदेशी कंपनियों के माल पर टैक्स में कटौती हुई है। परदेशी कंपनियों के माल को भारत में बहुत आसानी के साथ घुसा दिया गया। और परदेशी कंपनियों के माल पर कितनी टैक्स में कटौती की गई है आपको मालूम है? जिन सामानों पर 400 टका टैक्स लगता था, 400 टका कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उन सामानों पर सिर्फ 40 टका कस्टम ड्यूटी है। जिन सामानों पर 350 टका कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उन सामानों पर सिर्फ 30 टका कस्टम ड्यूटी है। जिन सामानों पर 200 टका तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उन सामानों पर सिर्फ 20 टका कस्टम ड्यूटी। और बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिन पर 80 से 100 टका तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उन सामानों पर कुछ भी ड्यूटी ही नहीं लगती, वो सब ड्यूटी फ्री हो गए। तो परदेशी कंपनियों के सामान पर टैक्स में भयंकर कटौती और भारतीय कंपनियों पर टैक्स जस का तस। भारतीय कंपनियों को एक्साइज ड्यूटी भी देनी है, सेल्स टैक्स भी देना है, इनकम टैक्स भी देना है, ऑक्ट्रो टैक्स भी देना है, टोल टैक्स भी देना है, सर्विस टैक्स भी देना है। तमाम तरह के डिपार्टमेंट का आपको बंधन झेलना है। और परदेशी कंपनियों को टैक्स में लगातार कटौती की जा रही है। उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं? भारत में परदेशी माल बहुत सस्ता बिक रहा है और स्वदेशी माल बहुत महंगा हो गया। और परदेशी माल जब बहुत सस्ता है और स्वदेशी माल महंगा है, तो स्वदेशी कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं, परदेशी धंधे ज्यादा बढ़ रहे हैं इस देश में। कैसे कैसे हमारे स्वदेशी कारखाने बंद हुए हैं? अभी मैंने आपको बताया, मैं चंद्रपुर गया था, वहां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक कारखाना है जो बंद होने वाला है। उस कारखाने के अधिकारी मेरा व्याख्यान सुनने आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या हालत है, तो कहने लगे राजीव भाई
परदेशी स्टील आ रहा है हमारे देश में 8,000 रुपए में 1 टन, और हम स्वदेशी स्टील बना रहे हैं 13,000 रुपए में 1 टन। स्वदेशी स्टील बहुत महंगा है, परदेशी स्टील सस्ता। आपके मन में प्रश्न आएगा कि स्वदेशी स्टील इतना महंगा क्यों है, परदेशी स्टील इतना सस्ता क्यों है? परदेशी स्टील पर टैक्स में भयंकर कटौती की गई और स्वदेशी स्टील पर टैक्स में कोई कटौती नहीं। तो स्वदेशी स्टील महंगा, परदेशी स्टील सस्ता। तो स्टील बनाने वाले सारे कारखाने धीरे धीरे बंद होने के लिए तैयार हैं। यही हालत हमारे देश के कागज उद्योग की है, पेपर इंडस्ट्री की। बल्लारपुर में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पेपर मिल है, बल्लारपुर पेपर इंडस्ट्री, थापर ग्रुप की, प्राइवेट सेक्टर की। अभी 60% उत्पादन उनका पूरी तरह से डंप हो रहा है, बिक नहीं रहा है बाजार। और जब बल्लारपुर में मैं गया था व्याख्यान देने, तो वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने बताया, राजीव भाई ऑस्ट्रेलिया से कागज आ रहा है, कनाडा से कागज आ रहा है, अमेरिका से कागज आ रहा है, तमाम परदेशी कंपनियों का कागज आ रहा है। सरकार ने इतनी टैक्स में कटौती कर दी है कि उनका कागज बहुत सस्ता है, हमारा कागज महंगा, तो हम बेच नहीं पा रहे। कागज बनाने वाले 40 मिल बंद हुए हैं पिछले 1 वर्ष के अंदर इस देश में। यही हालत हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या हुआ है, परदेशी इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाली कंपनियों को खुली छूट मिली और स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाने वाली कंपनियां एक एक करके बंद हो गई। आप बाजार में जाइए और किसी भी टेलीविजन की दुकान पर खड़े होकर पूछिए कि आपके पास ईसी टेलीविजन है, तो आपको बताएगा कि ये तो बनना ही बंद हो गया। कभी एक जमाने में ईसी टेलीविजन नाम की पब्लिक सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी थी जो अब बंद हो चुकी। टेलीविजन की दुकान पर जाकर पूछिए कि अपट्रॉन नाम का टेलीविजन है, तो वो कहेगा ये कंपनी ही बंद हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ये बहुत बड़ी कंपनी थी जो अभी बंद हो चुकी। आप बाजार में जाइए, मैं आपको चुनौती देता हूं, मेल्ट्रॉन टीवी खरीद के दिखा दिए मुझे कहीं से। ये महाराष्ट्र सरकार की बहुत बड़ी कंपनी थी टेलीविजन बनाने वाली, जो पूरी तरह से बंद हो चुकी। बाजार में जाइए, आपको कहीं भी कोणार्क टेलीविजन नहीं मिलेगा, ये कर्नाटक सरकार की बहुत बड़ी कंपनी थी जो अभी बंद हो चुकी है। बाजार में जाइए, आपको टेलेरामा नाम का टेलीविजन नहीं मिलेगा, ये तमिलनाडु सरकार की बहुत बड़ी कंपनी थी जो बंद हो चुकी। ऐसी हमारे देश की छोटी बड़ी हजारों इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि परदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आया, सस्ता किया गया उसको बाजार में टैक्स में कटौती करके, और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान महंगे होते गए, कंपनियां बंद होती चली। यही स्थिति हमारे देश के केमिकल इंडस्ट्री की है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। बाहर से आने वाले केमिकल सब इतने सस्ते हो गए हैं क्योंकि सरकार ने टैक्स में कर दी है उनकी। तो रॉ मटेरियल जो आ रहा है बाहर से, कच्चा माल आ रहा है, उस पर उतनी ही कस्टम ड्यूटी है जितने पक्के माल पर है। हमेशा से कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी कम रखी जाती है, पक्के माल पर ज्यादा रखी जाती है, लेकिन अब कच्चे माल पर भी उतनी ही कस्टम ड्यूटी है जितनी पक्के माल पर है। तो धीरे धीरे सारे के सारे केमिकल इंडस्ट्री के कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। ये हालत हमारे देश की। पिछले 7 साल में क्या हुआ है, लगभग 36 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं हमारे देश के जो बर्बाद हुए हैं, और 2,62,000 कारखाने हमारे पूरी तरह से बंद हो गए। ये 2,62,000 कारखाने जो बंद हुए, इनमें करोड़ों लोग काम करते थे जो बेरोजगार हो गए। भारत सरकार उसको इस तरह से कहती है कि सन 1991 के साल में हमारे देश में गरीबों की संख्या थी 32 करोड़, अब 1998 में गरीबों की संख्या हो गई है 40 करोड़, माने 8 करोड़ गरीब पिछले 7 साल में और ज्यादा पैदा हुए। तो ये 8 करोड़ गरीब कहां से आए? पहले ये लोग कहीं काम करते थे, इनको कोई रोजगार था, इनके पास कोई धंधा था, अब इनके कारखाने बंद हो गए, इनके रोजगार खत्म हो गए, इनके धंधे खत्म हो गए, इसलिए इनके पास कुछ भी नहीं है काम करने के। और 8 करोड़ लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं किसी बाजार में, और उनके खरीदने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्षमता खत्म हो जाती है, परचेजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तभी बाजार में मंदी आती है। और हमारे देश के बाजार में पिछले 2 साल से जो मंदी चल रही है, वैसी मंदी पिछले 40 साल में कभी नहीं आई। और इस मंदी का भुगतान कौन कर रहा है? या तो व्यापारी कर रहा है, या तो उद्योगपति कर रहा है। और आपको मालूम है, एक बार जब मंदी का दुष्चक्र पैदा होता है तो वो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। मान लीजिए कोई एक कारखाना बंद हुआ, तो एक कारखाने के बंद होने के कारण उस कारखाने के लिए जो जॉब वर्क करते थे छोटे छोटे कारखाने, वो सब बंद हो जाएंगे। उस कारखाने के लिए सप्लाई करता था कोई आदमी अपना माल, तो वो सब खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमारे देश का पूरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म हो रहा है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री की भी बर्बादी हो रही है। ये ग्लोबलाइजेशन में हो रहा है, लिबरलाइजेशन में। और ये सारी नीतियां बनाई गई हैं मनमोहन सिंह और चिदंबरम जैसे लोगों के द्वारा, और आज उनका हमारे देश में सत्यानाश हमारी आंखों के सामने है।
एक और भयंकर नुकसान हमारे देश को किया इन दोनों लोगों ने। मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बना तो उसने हमारे देश के रुपए का अवमूल्यन करना शुरू किया, डिवैल्यूएशन शुरू किया। और डिवैल्यूएशन शुरू किया तो उसके पीछे तर्क क्या था उसका? उसने ये कहा कि हम भारत का निर्यात बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम इस देश का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा निर्यात कब होगा? जब इस देश की मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे तो माल सस्ता हो जाएगा, इसलिए ज्यादा बिकेगा। तो अवमूल्यन करते गए। कितना किया? 1991 के साल में $1 में 18 रुपया होता था, आज $1 में 40 रुपया, 120% अवमूल्यन हो गया। इसका नुकसान क्या हुआ? 1991 के साल में जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 18 रुपए का माल बेचते थे तो हमको $1 मिलता था। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमको 40 रुपए का माल बेचना पड़ता, तब $1 मिलता। माने 22 रुपए का माल हमारा खड्डे में जा रहा है, उसकी कोई कीमत हमको नहीं मिल रही। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में से हम लोग कोई सामान खरीद के लाते थे, आयात करके लाते थे, तो 18 रुपए का माल जब हम खरीद कर लाते थे, अब वही माल हमको 40 रुपए का खरीदना पड़ता। तो हमारे आयात के खर्चे बढ़ गए, निर्यात की आमदनी कम हुई। निर्यात की आमदनी कम, आयात के खर्चे जब बढ़ जाते हैं तो व्यापार में घाटा पैदा होता है। और इस साल भारत सरकार का व्यापार घाटा लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास होने वाला है। अभी बजट आएगा 1 जून को, बजट आएगा तो आपको पता चलेगा कि इस साल का व्यापार घाटा पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा है। ये सब कुछ हुआ है हमारे देश में उन आर्थिक नीतियों के कारण जो चलाई गई हैं सन 1991 से। और इसका एक नुकसान और हुआ है कि जब जब व्यापार घाटा ज्यादा बढ़ता है, हमारे देश में एक ऐसी परंपरा डाल दी है ये मनमोहन सिंह और चिदंबरम जैसे लोगों ने कि पहले नीतियां ऐसी बनाओ कि व्यापार घाटा पैदा हो, फिर उस व्यापार घाटे की पूर्ति करने के लिए परदेशी कर्ज लेके आओ। 1947 में हम आजाद हुए थे, हमारे देश के ऊपर एक भी परदेशी कर्ज नहीं था, एक भी पैसे का। आज इस देश के ऊपर $140 अरब का परदेशी कर्ज हो गया। इसको अगर रुपए में हिसाब लगाएंगे तो 1 अरब में 100 करोड़ होता है और $1 में 40 रुपया होता है लगभग, तो 5,60,000 करोड़ रुपए का परदेशी कर्ज है हमारे ऊपर। और इसको हिसाब लगाएंगे तो हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के ऊपर लगभग 5,500 रुपए का परदेशी कर्ज है। एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो लगभग 30,000 रुपए का परदेशी कर्जदार है हर एक परिवार। तो आप कहेंगे राजीव भाई हमने तो कभी लिया नहीं है, हमारे ऊपर कहां से चढ़ा? तो ये अद्भुत कर्जा है जो आपने कभी लिया नहीं लेकिन चढ़ा है आपके सिर पर, और इसका भुगतान भी आपको करना पड़ता है। इस परदेशी कर्जे का जब ब्याज चुकाना पड़ता है सरकार को तो उसका भुगतान आप करते हैं। आप कैसे करते हैं? आप सरकार को जो टैक्स देते हैं, सरकार आपसे जो टैक्स वसूलती है, उस टैक्स की वसूली का एक बड़ा हिस्सा परदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च होता है। और इस साल आप जब बजट आएगा 1 जून को तो आप एक ही चीज समझने की कोशिश करिए बजट में कि इस साल भारत सरकार का सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च हो रहा है। हमारे देश के गरीब किसानों के ऊपर खर्चा नहीं होगा, बेरोजगारों पर खर्चा नहीं होगा, हमारे देश में जो लोग भूख से मर रहे हैं उनके ऊपर नहीं होगा, पानी के लिए नहीं होगा। भारत सरकार का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होगा इस साल परदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में। और लगभग अभी बजट नहीं आया लेकिन मैं अप्रोक्सीमेशन आपको दे रहा हूं, लगभग इस साल भारत सरकार का 80,000 करोड़ रुपए परदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में चला जाएगा। ये ग्लोबलाइजेशन का दुष्परिणाम। और ये 80,000 करोड़ रुपया कितना होगा? ये भारत सरकार के पिछले साल की जो आमदनी है टैक्स की, उसका 70% है। पिछले साल टैक्स की आमदनी बहुत कम हुई है सरकार, क्योंकि उत्पादन कम हुआ है तो एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन कम हुआ, क्योंकि उत्पादन कम हुआ है तो इनकम टैक्स भी कम कलेक्ट हुआ, क्योंकि मंदी आई है बाजार में इसलिए सेल्स टैक्स भी कम कलेक्ट हुआ। बिक्री नहीं है बाजार में तो सेल्स टैक्स कहां से आएगा? उत्पादन नहीं है तो एक्साइज ड्यूटी कहां से आएगी? इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स कहां से आएगा? तो सभी तरह के टैक्स में कमी आई है क्योंकि हमारे देश में मंदी चल रही है, उत्पादन में कमी आई, तो टैक्स में कमी आई है, सरकार की आमदनी में कमी आई है। तो पिछले साल की जो आमदनी हुई है उसका 70% परदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में चला जाएगा। और बचे हुए 30% में क्या होगा? बचे हुए 30% में से लगभग 15% चला जाएगा भारत सरकार के केंद्र सरकार की कर्मचारियों की तनख्वाह देने में। 5वें वेतन आयोग की रपट लागू हो गई और 5वें वेतन आयोग की जो रपट लागू हुई है उसके अनुसार क्या होगा
जिन सेक्रेटरीज को अब तक 10-12 हजार रुपए की तनख्वाह मिलती थी, अब उनको 40-45 हजार रुपए की तनख्वाह मिलती। इतने भयंकर खर्चे बढ़ाए हैं सरकार ने। और ये सरकारी अधिकारियों की, कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो एक नया नोटिफिकेशन आ गया है, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय की भी तनख्वाह बढ़ गई। कितनी बढ़िया जानते हैं? अब तक हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय को 20,000 रुपए की बेसिक सैलरी मिलती थी पर मंथ, अब वो मिलेगी 70,000 रुपए महीने बेसिक सैलरी। मैं अब की बार दिल्ली गया था अप्रैल के महीने में, तो मैंने एक ज्वाइंट सेक्रेटरी से पूछा कि राष्ट्रपति महोदय को 70,000 रुपए तो बेसिक सैलरी मिलेगी, अभी इस पे डीए कितना? तो कहने लगा कम से कम 350 तो मैंने कहा टीए कितना है? तो कहने लगा फिर अलग अलग क्यों पूछते हो, एक साथ पूछ लो, फिर पूछोगे एचआरए कितना। तो मैंने कहा भाई एक साथ ही बता दे। तो कहने लगा राजीव भाई इतना समझ लीजिए कि अब राष्ट्रपति महोदय को एक महीने में कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए की तनख्वाह मिलेगी। तो अब राष्ट्रपति महोदय की तनख्वाह बढ़ी तो प्रधानमंत्री कैसे पीछे रह जाएंगे, और प्रधानमंत्री की बढ़ेगी तो मुख्यमंत्री पीछे कैसे रह जाएंगे, और मुख्यमंत्रियों की बढ़ेगी तो मंत्री पीछे कैसे रह जाएंगे, और मंत्रियों की बढ़ेगी तो एमपीज कैसे पीछे रह जाएंगे, एमएलएस कैसे पीछे रह जाएंगे। तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ गई है तो एमपीज, एमएलएस, मंत्री, मुख्यमंत्रियों की भी तनख्वाहें बढ़ेंगी अब। और दूसरी तरफ हमारे देश का किसान इस साल भूखे मर रहा है। आपको मालूम है विदर्भ में अभी 4-5 दिन पहले 4 किसान परिवारों ने आत्महत्या कर ली, भूख से तंग आकर, गरीबी से तंग आकर। विदर्भ में अब तक 350 से ज्यादा किसान हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले साल आंध्र प्रदेश में 100 किसान परिवारों ने आत्महत्या की थी गरीबी और भूखमरी से तंग आकर। इस साल किसानों के सामने आत्महत्या करने की नौबत क्यों आई है? क्योंकि पिछले 7-8 साल के ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का दुष्परिणाम यह हुआ है कि खेती के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता था सरकारी केंद्र के स्तर पर, वो लगातार कम करते चले गए और परदेशी कंपनियों के लिए खुली छूट दी गई। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किसानों के लिए नहीं किया गया, परदेशी कंपनियों के लिए किया गया। तो लगातार खेती के उत्पादन में कमी आई, और खेती के उत्पादन में इस साल भयंकर कमी इसलिए भी आई कि बेमौसम बारिश हुई, ओले पड़ गए बेमौसम की। तो बेमौसम की बारिश और बेमौसम के ओले का दुष्परिणाम यह है कि बाजार में जाइए आम है नहीं। रत्नागिरी में जितना आम पैदा होता था उसका मुश्किल से 20% इस साल पैदा होने वाला। वलसाड में जितना आम पैदा होता था गुजरात का, उसका मुश्किल से 10-15% पैदा होने वाला। तो खेती का उत्पादन बुरी तरह से गिरा है और किसानों की आमदनी बुरी तरह से कम हुई है। जिन किसानों ने कर्जा लेकर खेती की थी वो सारे किसान अब असहाय हैं, इसलिए उनके सामने आत्महत्या करने के अलावा अब कोई दूसरा चारा नहीं है। तो किसान आत्महत्या कर रहा है भूख से, और हमारे राष्ट्रपति महोदय को 3.5 से 4 लाख रुपए की तनख्वाह मिलेगी प्रतिमाह। कैसा देश है, कौन सी आजादी? क्या इसी आजादी के लिए हमने इस देश में कुर्बानियां दी हैं 6 करोड़ लोगों की? एक जमाने में दादा भाई नौरोजी ने एक चिट्ठी लिखी थी, वो अखबार में छपी थी, 1890 की बात है। दादा भाई नौरोजी लिख रहे थे, और उस समय अंग्रेज सरकार का जो बजट बनता था उसके बारे में उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजी सरकार कितनी अत्याचारी है, कि अंग्रेजी सरकार का 1 साल का जो बजट है उस बजट का 2/3 हिस्सा तो तंत्र पर खर्च होता है, 1/3 हिस्सा लोगों के ऊपर खर्च होता है। अभी दादा भाई नौरोजी की वही बात मुझे फिर से याद आ रही है कि आजादी के 50 साल के अंदर फिर ऐसी ही नौबत पैदा हो गई है कि 2/3 हिस्सा तंत्र पे खर्च होगा, 1/3 हिस्सा लोक पर खर्च होगा। तो लोक पीछे है, तंत्र आगे है। कैसा लोकतंत्र चला रहे हैं आप इस देश में? कौन सी डेमोक्रेसी? और ये आर्थिक संकट की निशानियां हैं। ऐसे ही आर्थिक संकट पैदा हुआ इंडोनेशिया में, ऐसे ही आर्थिक संकट पैदा हुआ है साउथ कोरिया में, ऐसा ही आर्थिक संकट पैदा हुआ था सोवियत संघ में, वैसा ही आर्थिक संकट हमारे देश में है। तो इसलिए भी हमको बहुत जल्दी इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सारा का सारा तंत्र जो इस समय चल रहा है परदेशी कंपनियों के लिए, नीतियां चल रही हैं परदेशी कंपनियों के लिए, इसलिए भी हमको अपनी पूरी ताकत लगा के इन परदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना। एक कारण तो ये अमेरिकी कंपनियां हैं, दूसरा कारण हमारे रॉ के ऑफिसर की रिपोर्ट के इनके साथ सीआईए के एजेंट भी आ रहे हैं, और तीसरा कारण कि हमारे देश में इन कंपनियों के लिए जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन चल रहा है उसका नुकसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हो रहा है। तो इसलिए हमको ये परदेशी का बहिष्कार,
विदेशी कंपनियों का बहिष्कार और स्वदेशी को स्वीकार करने का नारा लगाना ही पड़ेगा और गांव-गांव, गली-गली ये आंदोलन चलाना ही पड़ेगा। इसके अलावा अब कोई रास्ता है भी नहीं हमारे पास। सारे रास्ते बंद हो चुके, अब यही एक रास्ता बचा हुआ है। तो इस रास्ते पर चलें तो शायद ये देश बचेगा। तो चलने के लिए आप पूछेंगे क्या है, अभी जो बर्बादी आई है आर्थिक रूप से, उसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? मैंने आपको बताया, पहला रास्ता तो परदेशी कंपनियों के बहिष्कार का है, जो आप अपने जीवन में अपनाएंगे। एक रास्ता और है, हम भारत सरकार को मजबूर करें कि वो इस ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की नीतियों को बंद करे और रोके। और इसके लिए मैंने भारत सरकार को एक चिट्ठी भेजी है, एक ड्राफ्ट भेजा है, जिसमें मैंने 40 सुझाव दिए हैं और मेरे सुझाव वहां पहुंचे भी हैं, उनकी चिट्ठी भी आई है और उनके साथ डिस्कशन भी हो चुका है। मंत्री महोदय से मैं मिला था, उद्योग मंत्री से मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे कहा है कि अगर अर्थव्यवस्था को बचाना चाहते हैं तो कुछ चीजें तत्कालिक रूप से आप करिए। तो मैंने उनको क्या सुझाव दिए हैं वो मैं आपसे कहकर खत्म करूंगा। आपके मन में यह आ सकता है कि इस अर्थव्यवस्था को बचाने का रास्ता क्या? हमने विश्लेषण तो किया, ठीक है, ये बर्बादी है, लेकिन इसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या? तो सरकार को जो करना चाहिए, सबसे पहला काम, बाहर से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ानी चाहिए और जितनी ज्यादा से ज्यादा कस्टम ड्यूटी बढ़ा सके बाहर से आने वाले सामानों पर, उतना ही हमारे उद्योगों को बचाने के लिए अच्छा होगा। तो बाहर से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ानी चाहिए और भारत के अंदर जो टैक्स लगे हुए हैं डोमेस्टिक लेवल पर, इनमें कटौती होनी चाहिए। एक्साइज में कटौती होनी चाहिए, इनकम टैक्स में कटौती होनी चाहिए, सेल्स टैक्स में कटौती होनी चाहिए, ऑक्ट्रॉय टैक्स में कटौती होनी चाहिए और सारे टोल टैक्स वगैरह सभी टैक्स में कटौती। तो अंदर जितने टैक्स लगे हैं देश में, उन सब में कटौती और बाहर से आने वाले सामानों पर टैक्स ज्यादा से ज्यादा। तो इससे क्या होगा? मंदी कुछ दूर होगी। मैंने एक दूसरा सुझाव और दिया है कि जैसे किसानों के ऊपर लगान माफ किया जाता है जब उनके ऊपर बहुत संकट आता है, वैसे ही हम इस देश में अगर चाहें तो 2-3 साल के लिए या संभव हो तो 5 साल के लिए इनकम टैक्स लेना बंद कर दें और भारत सरकार 5 साल के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दे। मेरा अपना बिल्कुल स्पष्ट मानना। इससे क्या फायदा होगा? अगर 5 साल के लिए इस देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाए तो हमारे देश में 2 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 1 साल का कलेक्शन कितना है? हमारे देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 1 साल का कुल कलेक्शन मुश्किल से 25,000 करोड़ रुपया। उस 25,000 करोड़ रुपए में से 15,000 करोड़ रुपया सरकारी कंपनियों का, BHEL का है, CEL का है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का है। जितनी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, उनका 15,000 करोड़ रुपया। प्राइवेट कलेक्शन सिर्फ 10,000 करोड़ का। और वो 10,000 करोड़ का प्राइवेट कलेक्शन करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर देता, तो सिर्फ 7,000 करोड़ का कलेक्शन आता। तो मैंने सरकार को सुझाव दिया है कि ये जो 7,000 करोड़ का कलेक्शन है, इसको हम सब्सिडी नहीं दे सकते क्या? और 7,000 करोड़ के इनकम टैक्स में हम मान लीजिए सब्सिडी दे दें तो क्या होगा? तो होगा ये कि 7,000 करोड़ के कलेक्शन करने के लिए खुद सरकार कहती है कि हर साल हमारे देश में 1.5 से 2 लाख करोड़ का ब्लैक मनी जनरेट होता। तो ये 1.5 से 2 लाख करोड़ का जो काला धन है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाए तो ये सबका सब सफेद हो जाएगा। माने 1.5 लाख करोड़ का ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाएगा। और मैं मानता हूं मनी मनी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हुआ करता कभी भी। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसके कारण कुछ मनी ब्लैक है, कुछ मनी व्हाइट है। ये डिपार्टमेंट बंद हुआ तो 1.5 लाख करोड़ का ब्लैक मनी व्हाइट होगा और वो व्हाइट मनी होगा तो क्या होगा? मार्केट में आएगा, सर्कुलेशन में आएगा। अगर मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है, किसी दूसरे के पास 1 करोड़ रुपया है, तो आप करेंगे क्या 1 करोड़ रुपए का? चाटेंगे थोड़ी शहद लगा के। आप उस रुपए को कुछ ना कुछ तरीके से बाजार में लाएंगे, चाहे तो कारखाना चलाएंगे, चाहे तो कोई धंधा करेंगे, चाहे तो कोई रोजगार, कुछ ना कुछ आप करेंगे तो वो पैसा मार्केट में आएगा। तो अभी महत्वपूर्ण ये है कि अगर साल भर के अंदर 1.5-2 लाख करोड़ का पैसा मार्केट में आ जाए तो हमारी मंदी तो हम 2-3 साल के अंदर खत्म कर लेंगे। तो जब ये सुझाव मैंने दिया था तो हमारी बंबई में कुछ MPs लोगों के साथ मीटिंग हुई थी, तो उसमें से एक भाई ने कहा, राजीव भाई आपकी बात तो समझ में आ रही है, आइडिया भी बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन ये होगा कैसे? मैंने कहा बहुत आसान है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बंद करने का नोटिफिकेशन कर दीजिए। तो उसने कहा मुश्किल ये है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का क्या होगा? तो मैंने कहा उनके लिए भी काम है हमारे पास, सबको हल दे देंगे और बैल की जोड़ी दे देंगे, जाएं खेत में जोते। क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, मेहनत कैसे की जाती है। और उन भाई को मैंने एक और दूसरी बात बताई कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हुआ तो
तो 1.5 लाख करोड़ का ब्लैक मनी व्हाइट हो जाएगा, मार्केट में सर्कुलेशन में आएगा, मंदी दूर हो जाएगी। उससे भी बड़ा एक काम और हो जाएगा कि हमारे देश में 32,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो टॉप ब्रेन वाले हैं। वो बेचारे क्या कर रहे हैं, इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कारण वो 1 रुपया इस जेब से उस जेब में, उस जेब से इस जेब में, इसी कैलकुलेशन में लगे हुए। 32,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इस देश में, और मैं मानता हूं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत महंगा है बनिस्बत की ICS ऑफिसर बनना। तो ये देश का टॉप ब्रेन, हमारे देश का ब्रिलियंट ब्रेन कर क्या रहा है, 1 रुपया इस जेब से उस जेब में, उस जेब से इस जेब में। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही बंद हो जाए तो ये 32,000 लोगों को हम इस राष्ट्र के किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं, और जो ज्यादा उत्पादक काम हो सकते हैं। और ये 32,000 टॉप ब्रेन अगर इस देश के विकास के काम में लग गया तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया हम बना सकते हैं। तो एक MP भाई ने और एक सवाल पूछ लिया था, राजीव भाई अगर ये टैक्स में हमने कटौती की, मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कम कर दिए, डायरेक्ट टैक्सेस भी कम कर दीजिए, मान लीजिए टैक्स में कटौती आ गई, रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ, तो सरकार का खर्च कैसे चलेगा? मैंने कहा ईमानदारी की बात तो यह है कि सरकार को अपने खर्चे कम करने चाहिए। जब खेती की आमदनी कम है, व्यापारियों की आमदनी कम है, उत्पादन कम है, तो सरकार को भी अपने खर्चे कम करने चाहिए। तो सरकार अपने खर्चे कम करे, बेफिजूल के खर्चे जो हो रहे हैं, अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान जो एक्सपेंडिचर है, उसमें आप कटौती लाइए, कमी करिए। और दूसरा तरीका मैंने उनको और बताया कि आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। मैंने तो उनको कहा था कि अगर आप में हिम्मत हो तो 5 साल के लिए पूरी इकोनॉमी को 0 टैक्स बना दीजिए, 5 साल के लिए कोई टैक्स ही नहीं लिया जाए, और आप देखिए हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनता है कि नहीं बनता। तो उन्होंने कहा 5 साल के लिए 0 टैक्स बना तो देंगे, लेकिन खर्चा कैसे चलेगा सरकार का? मैंने कहा उसका बहुत अच्छा तरीका है, हमारे देश के घोटालेबाज नेताओं का करोड़ों डॉलर विदेशी बैंकों में जमा है, तो उसको आप वापस भारत में ले आइए। तो कितना जमा है मालूम है? 140 अरब डॉलर परदेशी बैंकों में पड़ा हुआ हमारे देश के घोटालेबाज नेता। 140 बिलियन डॉलर, ये उतना ही पैसा है जितना हमारे ऊपर परदेशी कर्जा है। तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव है? मैंने कहा बहुत आसान काम है कि ये घोटालों के माध्यम से जो पैसा देश के बाहर गया है, इसको आप कानून बनाकर पार्लियामेंट से ये घोषित करा दीजिए कि ये राष्ट्रीय संपत्ति है। और जैसे ही परदेशी बैंकों में पड़ा हुआ पैसा राष्ट्रीय संपत्ति घोषित आप करेंगे, वैसे ही परदेशी बैंकों में वो रह नहीं सकेगा, क्योंकि स्विस बैंकों का कानून है कि वहां पर पर्सनल प्रॉपर्टी रख सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, नेशनल प्रॉपर्टी वहां नहीं रखी जाती। तो स्विस बैंकों के जो कानून है उनका फायदा हम क्यों नहीं उठाएं अपने देश के लिए? तो उनके यहां वो नेशनल प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, वो सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी रखते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं। तो जैसे ही हम उसको नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कराएंगे, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराएंगे, वैसे ही वो सारा पैसा देश के अंदर आएगा। और 140 अरब डॉलर उतना है जितना भारत सरकार 5 साल में टैक्स के माध्यम से इकट्ठा करती है। तो 5 साल के लिए पूरी इकोनॉमी को 0 टैक्स बनाया जा सकता है। तो कहने लगे हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन होगा कैसे? मैंने कहा देखिए इसका करना भी बहुत आसान है कि आप एक बिल लाइए पार्लियामेंट में और घोषित कराइए कि ये सारा पैसा राष्ट्रीय संपत्ति है। और मैंने उनको कहा है कि जब आप पार्लियामेंट में ये बिल लाएंगे तो कोई माई का लाल नेता इसका विरोध नहीं कर सकेगा। जो विरोध करेगा वही सारे देश के सामने एक्सपोज हो जाएगा कि इसी का पैसा परदेशी बैंक। कोई विरोध कर ही नहीं सकेगा। तो इसलिए सबका सब पैसा देश में आ जाएगा। तो फिर एक MP ने मुझसे यह भी पूछा था कि ऐसा कभी हुआ है दुनिया में? तो मैंने उनका ताजा उदाहरण है। अफ्रीका में एक देश है, उसका नाम है जायरे। जायरे देश का एक प्रेसिडेंट था, उसका नाम था मोबुटू। बहुत करप्ट आदमी, सारा देश लूट के पैसा विदेशी बैंक में जमा कर दिया। अब मोबुटू की सत्ता पलटी, अभी नई सरकार आई है, 3 महीना हुआ है, जायरे में सत्ता परिवर्तन हो गया। तो अभी नई सरकार जो आई उसने क्या किया कि मोबुटू का जितना पैसा स्विस बैंक में है सबको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया, कानून बनाकर जायरे की संसद से। नतीजा क्या निकला है? उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया और स्विस बैंकों में 56 लाख स्विस फ्रांक इतना पैसा मोबुटू का था, वो सबका सब जायरे सरकार को उन्होंने सौंप दिया। तो अभी जायरे एक ऐसा देश है जो अपना सारा परदेशी कर्ज चुका देगा उस पैसे। ऐसा एक बार और हुआ है ब्राजील में, और ऐसा एक बार और हुआ है फिलीपींस में। तो जायरे कर सकता है, ब्राजील कर सकता है, फिलीपींस कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता?
बस संकल्प शक्ति की जरूरत है और सारे देश की जनता को इस बात के लिए जागृत करने की जरूरत है। और ऐसे ही एक सुझाव मैंने और दिया है भारत सरकार को कि अमेरिकी संसद ने अभी एक कानून पारित किया है। उस कानून का नाम है बाय अमेरिकन एक्ट। आप समझते हैं इसका मतलब? अमेरिकी माल खरीदो, इसके लिए कानून बन गया है अमेरिका में। तो अमेरिका ने यह कानून क्यों पारित किया है? अमेरिका में 50 स्टेट हैं, राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं। तो सभी राज्य सरकारों को इस कानून के बाद जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो जितनी सरकारी खरीद करेंगे वो सिर्फ अमेरिकी कंपनियों से ही करेंगे। कोई परदेशी कंपनी का माल अमेरिका की कोई राज्य सरकार अब नहीं खरीदेगी, कानून बना दिया। तो मैंने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में बाय अमेरिकन एक्ट बन सकता है तो हमारी संसद में बाय इंडियन एक्ट क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल संभव है ये। और अगर अमेरिका अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए कानून बना सकता है तो हम भी हमारी संसद से बना सकते हैं और कोई हमको नहीं रोकने वाला। ऐसे कर करके कुछ 40 एक सुझाव दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि उनमें से कुछ सुझाव अगर ये लागू करेंगे तो इस साल बजट के बाद कुछ स्थिति बदलेगी, और अगर नहीं किए तो हमारा देश इंडोनेशिया, साउथ कोरिया वाले रास्ते पर और 2 कदम आगे चला जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार के ऊपर भी यह सतत दबाव बने, उसके लिए भी आपको ये सब बातें विचार के रूप में, बहस के रूप में पूरे समाज में चलानी पड़ेंगी। और इन सब बातों को सूत्र रूप में चलाने का एक ही तरीका है, स्वदेशी और स्वदेशी की बात, स्वदेशी का प्रचार, स्वदेशी का आंदोलन। उसके माध्यम से ये सब बातें आप कह सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं। तो यही मैं आपसे कहने आया था। और ये सब बातें हमारे समाज में जाएं, इन पर बहस हो, विचार हो, चिंतन हो, और ये सब चिंतन, बहस, विचार के बाद कोई रास्ता निकले तो इस समाज को आगे भी हम ले जा सकते हैं। क्योंकि हमारा समाज तो विचारशील समाज रहा है, शास्त्रार्थ करने वाला समाज रहा, बहस करने वाला समाज रहा। इसलिए मेरा आपसे एक आखिरी निवेदन और है कि आपका दिमाग इन सब चीजों पर सोचे, चिंतन करे, बहस करे। इसके लिए एक छोटा सा काम करिए कि टेलीविजन का स्विच ऑफ कर दीजिए, अपने अपने घर का टीवी बंद कर दीजिए। क्योंकि जब से टीवी चल रहा है आपने चिंतन करना छोड़ दिया है। इस टेलीविजन का सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई हो रहा है समाज को तो हमारी विचारशीलता खत्म हुई है, बहस करने की शक्ति खत्म हो गई है, विश्लेषण करने की शक्ति खत्म हो गई है। देश और समाज और राष्ट्र के बारे में सोचने की बातें हमने बहुत पीछे छोड़ दी हैं क्योंकि टेलीविजन में फंस गए। और होता क्या है, दिन भर मान लीजिए हमारे मन में कोई विचार आता भी है, कोई चिंतन हम करते भी हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए, और घंटे भर का चित्रहार देख लेते हैं तो सब साफ हो जाता है दिमाग में से। क्योंकि जब आप चित्रहार देख रहे हैं और आपको गीत सुनाया जा रहा है, चोली के पीछे क्या है और चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो आप राष्ट्र की बात सोचेंगे, उससे समाज की बात सोचेंगे कि देश की बात सोचेंगे। इसलिए मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आज आपके चिंतन की, आपके विचार की इस राष्ट्र को जरूरत है। तो वो चिंतन और विचार आप तब कर सकेंगे जब टेलीविजन देखना बंद करें। तो मेरा आपसे आखिरी निवेदन है कि आप टीवी बंद करिए, और टीवी इसलिए भी बंद करिए कि ये देखने लायक नहीं। जिससे भी मैं पूछता हूं कि भाई टीवी क्यों देखते हो, हर व्यक्ति एक ही जवाब देता है, राजीव भाई मनोरंजन करने के लिए। अब वो मनोरंजन में क्या होता है, घर के छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ उनके मम्मी पापा, उनके साथ उनके दादा दादी, सब आंखें फाड़ फाड़ के चित्रहार देखते हैं जो देखने लायक नहीं। और दादा दादी 3-3 पीढ़ियां एक साथ बैठ के 60-60 साल के बूढ़े चित्रहार देखते, पता नहीं क्या मजा आता है। शर्म नहीं आती किसी को अपनी आंखों में कि क्या देख रहे हैं। उनके बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, और पूरा का पूरा परिवार का सत्यानाश हो रहा, मर्यादाएं खत्म हो रही। इसलिए आप ये टीवी बंद करिए, और इसलिए भी बंद करिए कि ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स, बुद्धू बक्सा है। और इसकी इडियोसिटी कितनी जबरदस्त है उसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। ये टेलीविजन पे किस तरह की इडियोसिटी आती है। एक एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें एक छोटा सा बच्चा कहता है, आई एम ए कॉम्प्लोन बॉय। तो फिर एक छोटी सी बच्ची कहती है, आई एम ए कॉम्प्लोन गर्ल। इसका माने क्या है, मैं कॉम्प्लोन का बेटा हूं और मैं कॉम्प्लोन की बेटी हूं। और कॉम्प्लोन क्या है, टिन का डिब्बा। अब आप बताइए, टिन के डिब्बा के बेटा बेटी हो सकते? और अगर टिन के डिब्बा के बेटा बेटी हो रहे हैं तो ये आपके पुरुषत्व को सबसे बड़ी चुनौती है।
बेटा बेटी मम्मी पापा के हैं कि कॉम्प्लोन के हैं? फिर आप कहते हैं, आजकल के माँ बाप से मैं एक ही बात सुनता हूं, राजीव भाई हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है, हमारी मानते नहीं है, वो सुनेंगे मानेंगे कैसे, वो आपके हैं? कहा वो तो कॉम्प्लोन के। इसलिए ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स। और इसकी इडियोसिटी का एक दूसरा उदाहरण, टेलीविजन पे जाहिरात आता है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अभी अब बताइए कि तंदुरुस्ती अगर लाइफ बॉय से आती है तो भोजन क्यों करते? आज के बाद सब भोजन करना बंद करिए, एक एक लाइफ बॉय खरीद लीजिए और दिन में 10-10 बार रगड़िए, सबकी तंदुरुस्ती बनी। ऐसे ही इडियोसिटी दिखाते हैं। टेलीविजन पे कहता है लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है। कभी टीवी नहीं कहता कि मैल में छुपे कीटाणुओं को मार देता, हमेशा कहता धो डालता है। इसका मतलब जानते हैं क्या? जो कीटाणु मैल में छुप गए हैं इनको धो पोंछ के और तंदुरुस्त बना देता है। इसलिए ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स। क्या दिखाते हैं जाहिरात में? एक खिलाड़ी है जो फुटबॉल खेलना नहीं जानता, लाइफ बॉय लगा के जब फुटबॉल खेलने जाता है बिना गोल मारे वापस नहीं लौटता। तो मुझे लगता है भाई लाइफ बॉय लगाने से ही इतना अच्छा कोई खिलाड़ी बनता है तो पूरी की पूरी फुटबॉल टीम को लाइफ बॉय की एजेंसी दे देनी चाहिए। क्योंकि हमारी फुटबॉल टीम जब ओलंपिक में जाती है तो 0 अंडा लेके आती है, क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो जाती है। उस दिन मुझे इतना अफसोस होता है कि एक एक खिलाड़ी को 2-3 पैकेट लाइफ बॉय के मिले होते तो 10-12 गोल्ड मेडल तो आ ही जाते। ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स। क्या इडियोसिटी दिखाते हैं? टेलीविजन पे एक जाहिरात आता है, फेयर एंड लवली। क्या है? गोरेपन की क्रीम। अभी आप बताइए, फेयर एंड लवली लगाने से सब गोरे हो जाते तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं रहना चाहिए। आप एक नहीं 100 फेयर एंड लवली लगाइए, आप जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़े। ऐसे ही टेलीविजन की इडियोसिटी है, उस पर एक जाहिरात आता है, रोटोमैक्स एक पेन है। क्या होता है उससे? लिखते लिखते हाँ। जरा बताइए कि ऐसा भी कोई पेन आता है जिससे लिखते ही लिखते सब हो जाए? और आपके देश के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि लिखते लिखते सब करने के लिए जा रहे हैं? इसलिए ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स। और इसकी इडियोसिटी का नमूना देखिए, एक विज्ञापन आता है कॉलगेट का। उसमें क्या दिखाते? 2 पति पत्नी साथ साथ चल रहे, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती और अपनी सहेली से कहती, कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है, सांस में बदबू, चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। तो उनके घर में कॉलगेट आ जाता है। उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है वो कॉलगेट रगड़ते हैं। कॉलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है और नीचे एक लाइन लिखते हैं, दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं इसका मतलब क्या? इसका मतलब है 2 पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। बताइए इससे बड़ी बेवकूफी कुछ हो सकती है? भारतीय संस्कृति कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पर टिका होता है। ये इडियट बॉक्स कह रहा है कि कॉलगेट पेस्ट पर टिका हो। और ये टेलीविजन की इडियोसिटी इतनी बढ़ गई है, अभी टेलीविजन पे एक जाहिरात आता है, चिकलेट्स की गोलियां। तो चिकलेट्स की गोलियों का क्या विज्ञापन आता है? एक भाई आता है, कोई नौजवान, वो एक लड़की को चिकलेट्स की गोलियां देता, लड़की उसके पीछे पीछे चल देती। माने इस देश की लड़कियां इतनी सस्ती हैं कि चिकलेट्स की गोली पर किसी के भी पीछे चल देती। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये टेलीविजन नहीं है, इडियट बॉक्स है। और आप क्या करते हैं कि बार बार लगातार यही इडियोसिटी देखते हैं, बेवकूफी देखते हैं और आप फिर वही बेवकूफी करते हैं बाजार में जाके, वो सामान खरीद के लाते हैं। इसलिए मैं आपसे मना कर रहा हूं कि ये टीवी बंद करिए। और ये टीवी इसलिए भी बंद कर दीजिए कि बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अभी मैं पूना में था, मेरा जाहिर व्याख्यान हुआ, एक डॉक्टर आया मेरे पास व्याख्यान के बाद, उसने बताया, राजीव भाई पूना के मेंटल हॉस्पिटल में वो डॉक्टर नौकरी करता। उसने बताया कि एक बच्ची है 12 साल की, जी हॉरर शो देखकर पागल हो गई, उसका इलाज चल रहा अभी पूना। अभी
अभी चंद्रपुर में जब मैं गया था तो मेरे जाहिर व्याख्यान के बाद एक बहुत ही गरीब मजदूर आया, रोता हुआ मंच पे आ गया। कहने लगा, राजीव भाई मेरे घर का तो सत्यानाश हुआ। मैंने कहा, क्या हुआ तेरे घर में? तो कहने लगा, मैं बहुत गरीब मजदूर हूं, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं, लेकिन मेरा एक 11 साल का बेटा वो रोज मुझको कहता था कि टीवी लाओ, टीवी लाओ, टीवी लाओ। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने बैंक से कर्जा लेकर टीवी खरीद लिया, और टीवी खरीद लिया तो उसका जो 11 साल का बेटा था वो टेलीविजन पे एक सीरियल देखता था, उसका नाम था शक्तिमान। तो वो शक्तिमान सीरियल में पता नहीं क्या दिखाते हैं कि वो कोई है घूमता हुआ ऊपर से कूदता है, जमीन पे आता है, कोई हीरो है उसका। तो बच्चा देखता था उसको गौर से। एक दिन क्या किया उसने, छत पे चढ़ गया और घूमते हुए कूदा छत पर से, उसके दोनों पैर टूट गए। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, डॉक्टरों ने एग्जामिन किया, उसके बाद उसको पैरालिसिस का अटैक आया, उसकी दोनों टांगें बेकार हो गई हमेशा के लिए। तो गरीब मजदूर कह रहा था कि राजीव भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यही 11 साल का बेटा मेरी संपत्ति थी, ये चला गया मेरे हाथ से, क्या करेंगे? टेलीविजन का क्या असर होता है बच्चों पर, ये अहमदाबाद शहर की एक दुर्घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक 7 साल की बच्ची ने अपने 1.5 साल के भाई को वॉशिंग मशीन में डाल दिया। क्यों? वो जो उसका 1.5 साल का भाई था वो थोड़ा काले रंग का था, उस बच्ची को ऐसा लगता था कि वॉशिंग मशीन से हर चीज साफ होकर निकलती है, तो उसने डाल दिया उसमें और बटन चला दिया उसे। खून ही खून और बच्चा मर गया। अब वो 7 साल की बच्ची का कसूर क्या, क्योंकि रोज तो वो टीवी पे यही देखती थी। मेरे इलाहाबाद शहर के बाजू में लखनऊ एक शहर है, वहां क्या हुआ, पिछले साल एक 4.5 साल का बच्चा था, वो क्या करता था, टेलीविजन पे एक विज्ञापन देखता था, थम्स अप का एक विज्ञापन आता था, उसमें एक नौजवान पैर में रस्सी बांध के उल्टा कूदता था। तो वो 4.5 साल के बच्चे ने एक दिन अपने दोनों पैर में रस्सी बांधी, छत पे से कूद गया, सड़क पे गिरा, सिर फटा और मर गया। कितना बुरा असर पड़ता है बच्चों पर टेलीविजन का, उसके लिए मैं कुछ नमूने आपको दे रहा हूं। और अमेरिका में भी यही हालत है, हमारे यहां ऐसा नहीं, अमेरिका में भी यही हालत है। अमेरिका में अभी 2 बच्चों ने, प्राइमरी स्कूल के 2 बच्चों ने अपनी क्लास के 5 बच्चों का मर्डर कर दिया राइफल से। एक बच्चे की उम्र 11 साल, दूसरे की उम्र 13 साल। और उन दोनों बच्चों को पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस ने उनसे पूछा कि तुमने ये क्यों किया, क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अमेरिका में सजा नहीं दी जा सकती। तो पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों बच्चों ने कहा कि हम 15 दिन से एक सीरियल देख रहे थे, उस सीरियल में जो हीरो है वो ऐसे ही मर्डर करता था, तो हमने कर दिया। उसके बाद अभी टेक्सास के एक सबर्ब में दूसरी दुर्घटना हुई। एक खुली जीप में अमेरिका के 10-12 बच्चे सवार हुए, उनके हाथ में स्टेन गन थी। टेक्सास के एक सबर्ब में गोलियां चलाते हुए बाजार में से निकल गए, 34 लोगों को मार दिया। पुलिस ने उनको पकड़ा, उन नौजवानों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने एक फिल्म देखी टेलीविजन पे, उसमें इसी तरह से गोलियां चलाई गई थी, तो हमने चलाई। उसके बाद बिल क्लिंटन ने सेनेट में स्टेटमेंट किया, उन्होंने कहा कि अमेरिकी बच्चे अगर टीवी देखकर हत्याएं करना सीख रहे हैं और हत्यारे बन रहे हैं, तो हमको ये टेलीविजन चैनल बंद करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो शायद अब वहां टेलीविजन चैनल बंद होंगे, लेकिन दुर्भाग्य मेरे देश का है कि जो कुछ वहां बंद होता है वो भारत में चालू हो जाता। स्टार टीवी बंद हुआ यूरोप में, वो यहां चालू हो गया। CNN बंद हुआ यूरोप में, बहिष्कार हुआ, वो यहां चालू हो गया। जी और इस तरह के बेवकूफी के सीरियल कोई नहीं वहां चलते, वो यहां चालू हो गए। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नाम का टीवी सीरियल पूरे यूरोप में बैन है। सिर्फ ब्रिटेन को छोड़कर बाकी दुनिया के किसी भी देश में नहीं चलता। फ्रांस की सरकार ने सबसे पहले बैन किया था बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, लेकिन हमारे देश में धड़ल्ले से चल रहा। ऐसे तमाम उल्टे सीधे टीवी सीरियल आपके बच्चे देख रहे हैं, जिसका बहुत बुरा असर उन बच्चों के मन पर पड़ रहा है। और आप जानते हैं बच्चे बहुत भोले होते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं अपने जीवन में, जो सुनते हैं वही करते हैं अपने जीवन में। तो हमारे देश के बच्चे क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस देश के बच्चों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, गाना चाहिए। मेरा रंग दे बसंती चोला, और ये गा रहे हैं चोली के पीछे क्या। कितनी गिरावट आई है संस्कृति में इस टेलीविजन से, उसका ये नमूना। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी जल्दी संभव हो ये टीवी चैनल बंद करिए, और इसलिए भी बंद करिए कि बहुत सारे टीवी चैनल अमेरिका के हैं। स्टार टीवी अमेरिका का है, ESPN अमेरिका का है, CNN अमेरिका का है, और ये सारे के सारे टीवी चैनल जब चलते हैं हमारे घर में, तो इन टीवी चैनलों का पैसा हिंदुस्तान से बाहर जाता है। एक साल में जी सिनेमा, स्टार मूवीज और ESPN, इन 3 चैनलों का 225 करोड़ रुपया भारत से चला जाता है विदेश में। तो पैसा भी हमारा जा रहा है, बर्बादी आ रही है हमारी, और देश के बच्चों के संस्कार भी खराब हो रहे हैं। तो ये संस्कार खराब हो गए और बच्चों का चरित्र बर्बाद हुआ, तो आने वाली नौजवान पीढ़ी को क्या नसीहत देंगे?
इसलिए मेरा आपसे ये आखिरी निवेदन है कि इस देश की नौजवान पीढ़ी बचे और इसके संस्कार बचे, भारतीय संस्कृति बचे, इसके लिए जितनी जल्दी हो अपने घर का टीवी बंद कर दीजिए। आप पूछेंगे फिर क्या करें मनोरंजन के लिए? बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को दीजिए, साहित्य की पढ़ाई करिए और आप कराइए। बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए और आप खुद सीखिए। कला की शिक्षा दीजिए और सिखाइए। साहित्य, संगीत, कला, इन तीन चीजों में जो बच्चों को शिक्षा मिलेगी और मनोरंजन होगा वो किसी भी दूसरे चीज में नहीं है। तो मेरा आपसे यह आखिरी निवेदन है कि घर से टीवी निकालिए, साहित्य, संगीत, कला के माध्यम से बच्चों में परिष्कार डालिए, संस्कार डालिए और इस देश के साथ जो सांस्कृतिक आक्रमण चल रहा है इसको रोकने में मदद करिए। तो आपसे यही छोटी छोटी कुछ बातें कहने आया था। स्वदेशी अपनाइए, टेलीविजन का बहिष्कार करिए, अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करिए, ज्यादा से ज्यादा इस देश के आसपास बनने वाले सामान को खरीदिए, हमारे देश के छोटे उद्योग जो बनाते हैं वो सामान खरीदिए, तो इस देश की अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं। स्वदेशी ला सकते हैं तो अर्थव्यवस्था बचेगी, टेलीविजन बंद होगा, केबल कनेक्शन का बहिष्कार होगा तो संस्कृति बचेगी। और इसी सब काम के लिए आपसे कुछ दान मांगने आया, वोट मांगने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। किसी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं, ना आपसे नोट मांगने आया। आपसे वोट नहीं चाहिए, आपसे नोट नहीं चाहिए। आप फिर पूछेंगे क्या चाहिए हमको? मुझे आपसे क्या चाहिए? आपका एक तो संकल्प चाहिए जो आप अपने जीवन में धारण करेंगे स्वदेशी का, और दूसरा आपसे समय दान चाहिए। एक दिन में आपके पास 24 घंटे का समय है, इसमें से 23 घंटे आप अपने लिए रखिए, 1 घंटे का समय दान करिए। तो 1 घंटे में आप क्या करेंगे? जो कुछ मैंने आपसे कहा यही बात आप रोज कम से कम 2, 3, 5 लोगों को कहिए, कम से कम। और रोज अगर एक व्यक्ति को भी आप ये बात कहें तो साल में 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचेगा। और जो भी व्यक्ति यहां है, अगर एक एक व्यक्ति साल में 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा तो एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश में हो जाएगी। तो घर घर, गांव गांव, गली गली इस विचार का प्रचार करना है, और घर घर, गांव गांव, गली गली इस विचार के प्रचार के लिए आपका संकल्प चाहिए, आपका समय दान चाहिए। इस काम में जो भी लोग समय दान देना चाहते हो, जिनको भी लगता हो कि राजीव भाई हम इस काम में लग सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो अपना नाम पता, वहां एक स्टॉल लगा हुआ है जिस पर कुछ पुस्तकें और कैसेट मिल रही हैं, वो आप देकर जाइएगा। आपका नाम पता हमारे पास रहेगा। हम सारे देश में इस आंदोलन को चला रहे हैं और इसके माध्यम से एक बड़ा संगठन बना रहे हैं, क्योंकि बिना संगठन के कोई भी बड़ा काम लंबे समय तक इस देश में नहीं किया जा सकता। तो आप जैसे लोगों का समयदान अगर मिलेगा तो ये संगठन बनेगा, और ये संगठन बनेगा, सारे देश में चलेगा, तो एक नए तरह की क्रांति का सूत्रपात इस देश में होगा, जिसमें वोट नहीं, नोट नहीं, समय के दान के साथ राष्ट्र और समाज का काम करना है। उसी काम के लिए मुझे आपसे थोड़ा सा समय दान की अपेक्षा है। अगर आप दे सकें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।